Hello, assalamu alaikum to everyone. I'm sorry for being late for a couple of minutes, but the reason being that we had some problem with connecting to the net. हम quickly अपने session शुरू करते हैं. Warda will tell me the questions, so ताकि मैं by name आप लोगों को बता सकूं. हेलो टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग. ओके जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सादिया मलिक का. सादिया मलिक कहती हैं कि उनको सोराइसिस है फ्रॉम द लास्ट 4 years, और चूंकि इनको एक्सेस नहीं है किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो शी इज लूजिंग हेयर एंड शी इज बिकमिंग getting into depression because of that. So the thing is, Sadia Malik, you don't have to get depressed. The point, whenever we talk about psoriasis, the psoriasis के पेशेंट्स दे नेवर आर क्योर्ड, लेकिन हम सोराइसिस को मैनेज करते हैं. ठीक है, बिकमिंग डिप्रेस्ड इज नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को एडमिट करें कि यू हैव टू लिव विद सोराइसिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, अब इसके चंद एग्जासर्बेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो सोराइसिस को बढ़ाता है, एंड सबसे पहला वाला फैक्टर इज स्ट्रेस. जितना आप स्ट्रेस लेंगी आपको सोराइसिस उतना ज्यादा होगा. तो प्लीज सबसे पहली मैनेजमेंट तो यह है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें. ठीक है, इट इज नॉट अ डिजीज विच इंशाल्लाह विल गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ मेजर डिसेबिलिटीज इन लाइफ. ठीक है, हल्का फुल्का सोराइटिक लीजन्स आते हैं, वी मैनेज इट एंड यू आर गुड टू लिव. ठीक है, आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं आती, तो आपको स्ट्रेस तो लेने की जरूरत नहीं है, ना डिप्रेस होने की जरूरत है. जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं तो यस, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जिसकी वजह से आपके बालों में थिक स्केली लीजन्स बनते हैं, क्रस्टेड भी हो जाते हैं, तो उससे बालों का गिरना डेफिनेटली होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें. दूसरा मैं आपको लोशन बताती हूँ, प्रोवेट एस लोशन, और उसके साथ आप लिक्विड पैराफिन दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अपने स्कैल्प में मसाज करें रोजाना रात को. ठीक है, और आप हफ्ते में 3 मरतबा सेंटार प्लस शैम्पू के साथ अपने बाल धोएं. इंशाल्लाह जो आपकी थिक स्केलिंग है, सबसे पहले जब ये खत्म होगी तो आपका जो हेयर फॉल है वो किसी हद तक कम हो जाएगा. ठीक है, और जो प्रोवेट एस लोशन है वो इन स्केल्स को खत्म करेगा और आपके सोराइटिक लीजन्स को भी खत्म करेगा. साथ ही आप कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन शुरू कर दे. नॉर्मली अगर आप में कोई डेफिशिएंसीज नहीं है तो जनरली मल्टीविटामिन आर ऑफ नॉट मच यूज इन द पेशेंट विद हेयर फॉल. लेकिन अगर इफ यू हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी, इफ यू हैव आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है, आपका सीरम फेरिटिन ठीक नहीं है और आपका विटामिन डी कम है, तो आप उनको रिप्लेस करें. आप अपने टेस्ट करा लें. सो यू कैन सेंड अस. अच्छा, अब सीरम कैल्शियम, विटामिन डी और इन चीज़ों की कमी से भी सोराइसिस बढ़ता है, तो आप अपने ब्लड लेवल्स करा के उनकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे रिप्लेस करना है. बट एट द मोमेंट जस्ट प्रोवेट एस लोशन विद लिक्विड पैराफिन एंड अप्लाई डेली ऑन योर स्कैल्प. इंशाल्लाह यू विल फील मच बेटर. और साथ में सेंटार प्लस शैम्पू यूज करें. दूसरा सवाल है परहैप्स उसामा 60. ये कहते हैं कि हमें एक्नी है अपने फोरहेड के ऊपर. ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑयली फोरहेड होता है हर वक्त. अच्छा, नाउ दिस कॉमन सेंस की बात कि जिस बंदे का ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, या जिसे हम कहते हैं कि जिनका सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जनरली दे आर वेरी मच प्रोन टू हैविंग एक्ने. सो इफ़ यू आर यंग इन एज, तो इनिशियली स्टार्ट ही ऐसी होती है कि आपके फोरहेड पे हल्की फुल्की एक्ने होती है एंड ऑल दैट. अब उसको मैनेज करने का तरीका ये है कि एक तो आप अपना फेस वॉश चूज करना बड़ा जरूरी है. यू शुड गेट अ फेस वॉश ताकि वो आपकी सीबम को प्रोडक्शन को कम करे. ठीक है, इसमें बहुत सारे फेस वॉशेस आते हैं, लेकिन जनरली मैंने लोगों को देखा है कि अक्सर लोग ऐसे फेस वॉशेस को भी ऑप्ट करते हैं जो बहुत ड्राई कर देता है. तो जब हम फेस वॉश करें, अगर आपको बहुत टाइटनेस अराउंड द फेस फील हो रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर द स्किन, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल स्किन बैरियर फंक्शन है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सो प्लीज़, इफ़ योर फेस वॉश इज़ मेकिंग यू एक्सट्रीमली ड्राई एंड गिविंग यू स्ट्रेच इन द फेस, तो वो तो आपने नहीं यूज़ करना. मैं आपको 2-3 फेस वॉशेस के नाम बताती हूँ. आप अपने वो वाले फेस वॉशेस यूज़ करना शुरू करें, जिसमें एक है मोनोटोन के नाम से फेस वॉश आता है, इट्स अ फोम. सुबह शाम या वो लगाएं, या आप इस तरह
करें कि आर्केना एक्नी फेस वॉश सुबह शाम लगाना शुरू कर दें, या अगर आर्केना भी नहीं मिलता तो एक्नी क्रीमी वॉश सुबह शाम लगाएं। इंशाल्लाह आपका ऑयल प्रोडक्शन जब कम होगा तो आपके नेचुरली जो है एक्नी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और साथ में आप स्किन ए क्रीम, एक मटर के दाने जितनी, अपने पूरे चेहरे पे रोजाना मगरिब के बाद 2 आवर्स के लिए लगाएं और 2 आवर्स के बाद वॉश ऑफ कर लें। ठीक है, यूज दिस फॉर अ वाइल। अगर 2 मंथ्स में इन दोनों चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर इंशाल्लाह यू कैन गेट बैक टू अस एंड लेट मी नो। अच्छा जी, अगला सवाल है सईदा इफ्तिखार का। उनको है एक्नी के स्कार्स, ठीक है, और वो चाहती हैं कि मैं इन एक्नी की स्कार्स से जो है इनकी जान छूटे। सो द पॉइंट इज कि एक्नी स्कार्स की मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि आपकी स्किन टोन कैसी है, नंबर 1, फिर आपके एक्नी स्कार्स किस टाइप के हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा 2 अहम चीजें हैं। और तीसरी बात ये कि एक्टिव एक्नी तो नहीं है आपको। सो दीज आर 3 थिंग्स कंसिडरिंग विच वी डिसाइड ऑन विच ट्रीटमेंट टू गो ऑन फॉर एक्नी स्कार्स। अच्छा, अब उसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। या तो हम आपकी माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, ठीक है, 5 से 6 सेशन होते हैं, 1 सेशन एवरी 30 डेज हमने करना होता है। उसका कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इट्स एन अमेजिंग प्रोसीजर। 5-6 मंथ्स के बाद जाके आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन इन्हांस होती है और आपके जो पिंपल के स्कार्स हैं वो भरना शुरू कर देते हैं टू सम एक्सटेंट। चॉइस 1 in Asian skin. Choice 2 is resurfacing laser और CO2 surfacing laser की आपने अगर कभी सुना होगा तो CO2 resurfacing laser मैंने पहले भी हमेशा बताया है कि whenever we talk about Asian skin there are certain side effects related to the CO2 resurfacing and that is number 1, एक तो ये कि उससे पोस्ट प्रोसीजर देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ गेटिंग सम काइंड ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम पोस्ट प्रोसीजर केयर करें तो, लेकिन उसका डाउन टाइम भी है। इट मे टेक यू 5 to 6 days दैट योर फेस विल रिमेन बर्न। अच्छा, अब कुछ लोगों में मैं इन दोनों का मिक्स एंड मैच करती हूँ। एक सेशन में वी डू अ CO2, ऑन द अदर सेशन वी डू माइक्रो नीडलिंग। ठीक है जी, तो इसके 5 to 6 सेशंस जब ऑल्टरनेटिंग करके हम आपको दे देंगे, इंशाल्लाह योर एक्नी स्कार्स विल इम्प्रूव। लेकिन मैंने अगेन योर स्किन टोन एंड द टाइप ऑफ एक्नी स्कार्स दैट यू हैव, इट रियली डिपेंड्स। और तीसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हम एक्नी स्कार फिलर्स आते हैं तो हम वो इंजेक्ट करके हर 3 महीने के गैप से अगर आपको करें तो इंशाल्लाह योर स्कार विल इम्प्रूव। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास जवेरिया। जवेरिया क्या कहती हैं? जवेरिया कहती हैं कि मुझे एक्नी निकल रही है और छाइयाँ भी बन गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जवेरिया बेटा, आई नीड टू नो कि तुम्हारी एज कितनी है और तुमने क्या एक्नी के लिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं इस्तेमाल की जिसकी वजह से सनलाइट में एक्सपोज हुई हो और फिर तुम्हें छाइयाँ बन गई हो। प्लीज़ शेयर योर पिक्चर विद अस तो मैं आपको बेहतर जवाब दे सकूंगी कि एक्नी प्लस छाइयाँ, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, व्हाट इज़ योर एज, और ये सारी बातें अगर आप मुझे टेक्स्ट कर देंगी तो आई गेट बैक टू यू। हेलो टू एवरीवन हु इज़ जॉइनिंग अस नाउ। खदीजा, मुनस्सा और कौन है, मोहम्मद बिलाल, शला, हेलो। अच्छा जी, फिर हमारे पास सवाल आया है माहवी कुरैशी का। माहवी कुरैशी चाहती हैं कि इनके चेहरे के ऊपर बाल हैं और इनको ब्राउन स्पॉट्स हैं। चेहरे के ऊपर बाल होना, चेहरे के ऊपर सबके बाल होते हैं, हमारे भी चेहरे के ऊपर बाल हैं, बट ये डिसाइड करना कि ये गैर ज़रूरी बाल हैं या हेयरसटिज्म है, जिसका मतलब ये है कि ख़वातीन में मेल पैटर्न में बालों का निकलना, यानी कि आपकी जॉ लाइन के ऊपर या आपकी अपर लिप के ऊपर मुस्टैच एरिया में बाल निकलना इज़ अनयूजुअल। सेकेंड थिंग इज, एक तो लोकेशन पता चल जाए कि विच इज़ द साइट ऑफ द एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। दूसरी बात ये कि क्या आपके बाल थिक हैं और डार्क हैं। अगर आपके बाल थिक और डार्क हैं और आपके मुस्टैच एरिया में और जॉ लाइन के ऊपर बाल निकल रहे हैं तो यस डेफिनेटली वी कैन ट्रीट इट। फॉर एशियन स्किन the laser that I like, or maybe perhaps this is the laser that I have, but generally if you can search a little bit you'll find out that Nd:YAG या long pulse laser is the best choice for laser hair removal in Asian skin। कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं हैं। अगर आप वेल ट्रेंड क्लिनिक्स में जाके जहाँ स्टाफ ट्रेंड हो या आप डॉक्टर से कराते हैं तो जनरली हम हर 4 हफ्ते के गैप से एक लेज़र सेशन करते हैं। पहले
4 से 5 सेशन अगर हम हर माह कर लें तो हम आपके हेयर फॉलिकल को इतना मिनिचराइज कर देते हैं कि फिर आपको नेचुरली 2-2, 3-3 महीने का गैप मिलना शुरू हो जाता है. सो यस, वी कैन गो फॉर लेजर हेयर रिमूवल इफ यू हैव एक्सेसिव हेयर. और दूसरी जो आप स्मॉल स्पॉट्स कह रही हैं, क्या वो फ्रैकलिंग है? We need to assess, is it melasma or is it freckling? So when I see or maybe whenever जब आपके इर्द गिर्द में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर आप उनको दिखा दें तो they can tell you कि whether this is freckling or this is melasma. दोनों के ट्रीटमेंट में ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक पे जाएं जहां पे क्यू स्विच लेजर हो, तो विद हेयर रिमूवल जब आपकी जॉ लाइन पे और अपर लिप के मुस्टैच एरिया पे वी डू एंडियाग, एट द सेम टाइम जहां आपके पिगमेंटेड स्पॉट्स हैं वी कैन डू अ क्यू स्विच एंडियाग लेजर विच इज अमेजिंग इन टेकिंग अवे द पिगमेंट फ्रॉम योर स्किन. अच्छा, फिर 2 पेशेंट्स हैं, दोनों का सवाल ये है. हुमैरा मलिक ने हमसे पूछा है कि शी इज 25 years old बट शी हैज गॉट रिंकल्स अराउंड हर आईज और इनको डार्क सर्कल्स भी हैं. देखिए, आंखों के इर्द गिर्द रिंकल्स का होने का मतलब ये है कि यू लिव लाइफ, यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग ऑल द टाइम. सो यस, 25 इज टू अर्ली टू हैव रिंकल्स अराउंड द आईज. लेकिन द ओनली ट्रीटमेंट आई बिलीव फॉर रिंकल्स, इफ दे आर वेरी फाइन लाइन्स रिंकल्स, तो हम उसके लिए तो PRP कर सकते हैं. हम आपको 2% कोलेजन जो कि वेलवेट आइज के नाम से सीरम आता है, आप वो लगाना शुरू कर दें सुबह शाम, तो फाइन लाइंस और आपके डार्क सर्कल्स बेहतर हो सकते हैं. लेकिन अगर आपकी पॉकेट पे बर्डन नहीं है और आप अफोर्ड करती हैं तो रिंकल्स का इलाज इज एक्चुअली बोटॉक्स. ये आपके मसल को रिलैक्स कर देगा और 4 to 6 months के लिए आपके लाइंस खत्म हो जाएंगे. फिर आपको 5 से 6 माह के बाद दोबारा कराना पड़ता है. सो बोटॉक्स इज द आंसर. एंड सेकंड इज जो डार्क सर्कल्स है उसके लिए हम PRP कर सकते हैं. PRP में जनरली हम 3 से 4 सेशन करते हैं, अ सेशन एवरी मंथ, यानी कि महीने में 1 सेशन करना पड़ता है. एंड इंशाल्लाह इनिशियली अगर हम 3-4 सेशन PRP के कर लेंगे तो मे बी इट टेक केयर ऑफ योर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एज वेल. ठीक है, तो योर डार्क सर्कल्स विल बी बेटर. प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग वेलवेट आइज बिफोर यू डिसाइड ऑन गेटिंग अ PRP डन. तैयबा कहती हैं, तैयबा को परहैप्स एलर्जी है. तैयबा बच्चे, जिस तरह मैंने आपका मैसेज आया कि आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा खारिश है, बहुत ज़्यादा खारिश है, और कहती है कि इच करता है और रेड हो जाते हैं और इनको डस्ट से एलर्जी है. देखिए, आपको खुद पता है डस्ट के अंदर एक माइट होता है जो हमें एक्जिमा को बढ़ाता है. ठीक है, तो एक तो ये बात कि आपने डस्ट को अवॉइड करना है. आपको खुद ही पता है कि द पॉजिटिव फैक्टर इज दिस, बिकॉज ये फोल्ड होता है और जब इसके अंदर डस्ट, अगर किसी ऐसी जगह को आप हाथ लगाते हैं, फिर चेहरे को हाथ लगाते हैं, डस्ट इसमें रह जाती है, ये फोल्ड है. ठीक है, तो वो जब तक वहाँ पड़ी रहेगी वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा स्किन को और आपको एलर्जी देगा. इसका हल ये है कि एक तो आप जो है अपने चेहरे को ड्राई मत रखें. ठीक है, आप कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जिसके साथ आपकी स्किन में बहुत खिंचाव नहीं आए. ठीक है, जिसमें आर्कैना फेस वॉश हो सकता है, एक्नीज फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज अच्छा रखें. ठीक है, ताकि आपका स्किन बैरियर फंक्शन बेहतर हो. जितना स्किन बैरियर फंक्शन बेहतर होगा उतना ही आपका स्किन डिफेंस बेहतर कर सकेगा डस्ट को, एलर्जी को, पोलन को. तो दूसरी बात होगी. तीसरी बात, आप कोई भी एंटी एलर्जी. तैयबा बेटा, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया, सॉरी आपकी एज नहीं बताई. इफ यू टेल मी द एज तो आई कैन टेल यू कि एक एंटी एलर्जी जिसमें आप कैस्टीन खा सकती हैं. आप कैस्टीन 10 मिलीग्राम वंस डेली, और अगर बहुत तकलीफ में हैं आप तो ट्वाइस डेली भी खा सकती हैं. या आप टैबलेट ज़ेरेटिक एक खा सकती हैं रोज़ाना रात को. और साथ में आप इस तरह कर सकती हैं कि कोई भी हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम लेके आप अपनी आंखों के ऊपर से, लेकिन ये चूंकि स्टेरॉइड है तो हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आंखों के इर्द गिर्द स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते. तो आप हफ्ता 10 दिन अगर तकलीफ में हैं और किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम लगा लीजिएगा फॉर 1 week. इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव. बट इम्पॉर्टेंट इज टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉजेटिव फैक्टर विच इज डस्ट एज यू टोल्ड मी. एंड द सेकेंड थिंग इज एनी क्रीम और ऑइंटमेंट जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन हो, वो आप 10 से 15 दिन के 1 हफ्ते के लिए चेहरे के ऊपर लगा लें. अच्छा,
फिर हमें एक सवाल आया है अस्मा जुनैद का। अस्मा जुनैद चाहती हैं कि रेमेडी ऑफ हेयर लॉस आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। अस्मा, जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर लॉस तो बहुत सारी जो रीजंस होती हैं, उसमें से चूंकि यू रिसेंटली हैड प्रेगनेंसी, इट इज़ दो अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, लेकिन ये हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रेसफुल उसमें डाल देती है। और जब हमें प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल होता है उसको हम कहते हैं टीलोजन इफ्लीवियम। जनरली अगर आपकी डाइट ठीक है, अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक कर रही हैं और आप जो है अपने बालों को बहुत ट्रीट नहीं करती, ब्लो ड्राई एंड कलर एंड ऑल दैट, तो आपका हेयर फॉल बेहतर हो जाना चाहिए। लेकिन वी नीड टू नो, क्योंकि प्रेगनेंसी से आप गुजरी हैं तो कहीं आप में हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, आपका विटामिन डी ठीक है कि नहीं, फिर आप बेबी को भी फीड कराती होंगी तो अपनी डाइट आपकी कैसी है। सो वी नीड टू नो योर हीमोग्लोबिन, योर विटामिन डी लेवल। इफ दे आर नॉर्मल तो फिर तो हम आपको कोई मल्टीविटामिन में ऐड करा सकती हूँ, बट आई नीड टू नो द रिजल्ट। अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो वी हैव टू रिप्लेस देम, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ें हैं जब हम ये मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं ना, इनमें से कोई भी हमारे बालों को स्ट्रेंथन नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल वी आर डेफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर विटामिन। जैसे कि जिंक, जनरली हम कहते हैं कि जिंक खाएं तो बहुत बाल मजबूत हो जाते हैं, या विटामिन डी ले लें, कैल्शियम ले लें, व्हाट यू कॉल इट, बायोटिन ले लें। ये सारी चीज़ें यस हेल्प करती हैं, बट इन केस ऑफ डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी। अदरवाइज अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बालों को मजबूत कर सकती है तो वो है कोई भी मल्टीविटामिन जिसके अंदर हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, ये एक हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है, और दूसरी चीज़ ये मरीन एक्सट्रैक्ट, एक मरीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हम ये दोनों एडिटिव अगर आप लेते हैं तो ये डेफिनेटली हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है। एक गोली जो मुझे पता है जिनमें ये दोनों कॉम्पोजिशन है, इट कम्स विद द नेम ऑफ विविस्कन। तो अगर आप टैबलेट विविस्कन थिनिंग हेयर फॉर फीमेल लेना शुरू कर देंगी सुबह शाम फॉर 4 months, इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। फिर जी सवाल है आगा अयूब शाह का। हेलो डॉक्टर नीलम अयूब, सर्जिकल स्ट्रेच मार्क्स, स्टिच मार्क्स हैं इनके, कहते हैं हमने सर्जिकल स्टिच मार्क्स को रिमूव करना है। देखिए, इट डिपेंड्स कि स्टिच मार्क्स किस जगह पे हैं। एक बार जब आपके कट आ जाता है या आपके स्टिच मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें हम वूंड पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का जख्म बना है, ठीक है। तो एक अगर वो विजिबल किसी फेस वगैरह पे है तो प्लास्टिक सर्जन उसकी स्कार रिविजन करते हैं, ठीक है, ताकि उसके आउटलुक को इम्प्रूव किया जाए। हम डर्मेटोलॉजिस्ट थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम स्कार के टाइप को देख के, कहीं उसमें उभराव तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइपरट्रॉफिक तो नहीं हो गया, तो उस केस में हमारे पास मॉडलिटीज़ हैं। यानी कि एक हमारे पास आती है किलोकॉट क्रीम आती है, सिकाट्रेक्स क्रीम आती है, उसको यू मसाज इट वेल इनटू द स्कार एंड इसके आउट लुक को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। बट जनरली इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक एट द स्टिच मार्क्स या जो आपका स्ट्रेच मार्क आया उसको जब हम देखेंगे तब हम कोई रेमेडी डिसाइड कर सकते हैं। बट जनरली टॉकिंग वी कैन नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज एक बार आपके डर्मस के अंदर डिफेक्ट, ये जो आपकी स्किन के नीचे वाली लेयर में एक बार एक डिफेक्ट आ जाता है तो उसको कवर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास सवाल आया है मलिक हक साहब का। वो पूछना चाहते हैं कि टेल मी समथिंग फॉर ओपन पोर्स, ठीक है। अच्छा, ओपन पोर्स दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद अस एशियंस, ठीक है, कि ओपन पोर्स हैं। ओपन पोर्स क्यों बन जाते हैं? जब हम अपने चेहरे को एक पर्टिकुलर एज में जाकर एक्सफोलिएट कम करें। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपने अर्ली एज में होते हैं, इन आवर 20s एंड मिड 20s, तो हम लोगों की जो स्किन का टर्नओवर है, जिसका मतलब है कि जो हमारी सुपरफिशियल स्किन आती है नेचुरल कुदरती तौर पर, इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर सुपरफिशियल एपिडर्मिस स्लफ ऑफ होती है और फ्रेश स्किन आना शुरू हो जाती है। जब हमारी उम्र जितनी बढ़ती जाती है तो हमारा जो ये स्किन की सुपरफिशियल लेयर के स्लफ ऑफ होने का साइकिल है, ये डिले हो जाता है। कितना डिले हो जाता है? 40 डेज भी हो सकता है, 60 डेज भी हो सकता है। अब हमने
इसको स्टिमुलेट करना है कि ये जो हमारी पाइलअप स्किन है ये ख़त्म हो। अब इसको स्टिमुलेट करने का तरीका ये है कि हम एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएशन दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो हम केमिकल एक्सफोलिएशन, यानी कि हम कोई क्रीम्स इस तरह से लगाएं जो कि आपके स्किन के टर्नओवर को बढ़ाए, या फिर हम ट्रोमेटिक एक्सफोलिएशन करते हैं। अब ट्रोमेटिक एक्सफोलिएशन में क्या है, हाइड्रोफेशियल हो गया, माइक्रोडर्माब्रेशन हो गया। दीज आर द प्रोसीजर्स विच विल इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ योर स्किन, इट विल रिड्यूस द पाइलिंग अप ऑफ द स्किन ऑन योर फेस एंड विल नॉट लेट द ओपनिंग ऑफ द जो स्किन में हमारे ग्लैंड्स की और इसकी ओपनिंग है उनको डायलेट होने नहीं देगा जब ये पाइलअप नहीं होगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि बहुत सारे लोग आके हमें कहते हैं कि हमने हाइड्रोफेशियल कराया और हमने माइक्रोडर्माब्रेशन कराया, डॉक्टर नीलम कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो द पॉइंट इज़ कि माइक्रोडर्माब्रेशन हो गया, हाइड्रोफेशियल हो गया, ये कोई आपको विजिबल जादू नहीं कर देता। इसका काम यही है कि आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करे और उसके ऊपर जो भी हम विटामिन सी या वट एवर वी पुट ऑन योर टॉपिकल सर्फेस, तो वो उसके अंदर बेटर पेनिट्रेशन करके आपके पोर्स को मैनेजराइज करे। एक तो ये हो गया। अब जब तक आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपना माइक्रोडर्माब्रेशन या फिर व्हाट यू कॉल इट हाइड्रोफेशियल नहीं करा सकते, तो और तीसरी चॉइस माइक्रो नीडलिंग भी है, वो भी आपके पोर्स को बड़ा मैनेजराइज करती है। तो जब तक आप ये नहीं करा सकते तो स्किन ए या कोई भी क्रीम जिसमें आइसोटिन जेल के नाम से आती है, स्किन ए क्रीम आती है, आप इसको एक मटर के दाने जितनी मगरिब के बाद, सनसेट के बाद आप रोज़ाना अपने चेहरे पे लगाएं और 2 से 3 घंटे के बाद वॉश कर लें। जब आप 15 से 20 दिन ये लगा लेंगे और आपको लगे कि मेरी स्किन अब ड्राई भी नहीं हो रही और मेरी स्किन रेड भी नहीं हो रही, तो आप बेशक 2 आवर्स से 4 आवर्स कर दीजिए। दिस विल टेक केयर ऑफ योर पोर्स एंड जस्ट मीट योर नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गो फॉर अ हाइड्रोफेशियल। अच्छा जी, ये साहिबा खान ने मैसेज किया है कि 2 साल से इनको हेयर फॉल का इशू है। आप वो कहती हैं कि मैं ड्रग्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई दवा जो है वो आप हेयर फॉल के लिए यूज़ कर रही हैं कि आप जनरली कोई और बीमारी के लिए जो है हेयर यूज़ कर रही हैं? तो साहिबा, एक तो मुझे ये जवाब दे देना प्लीज़, ठीक है? और आई नीड टू नो योर एज एज वेल। तो कोई रीसेंट आपको कोई इलनेस तो नहीं दी? बिकॉज जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो वी नीड टू नो कि अभी नियर फ्यूचर में कोई आपको बीमारी तो नहीं हुई। कैसी बीमारी? हमारे पास आजकल सबसे बड़ी बीमारी तो कोविड है। अल्लाह करे 2021 में हमारी इससे जान छूट जाए। बट डिड यू हैव एनी वायरल इन्फेक्शन? आई एम आस्किंग साहिबा। ठीक है साहिबा, आपने मुझे बताना है मैसेज करके कि कोई आपको वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, आपको टाइफाइड तो नहीं हुआ, खुदा न खास्ता पिछले दिनों में कोई आपको ट्यूबरकुलोसिस या SLE या कोई ऐसी बीमारी जिसका आपको डॉक्टर ने बताया हो। ये सारी बीमारियां आपकी बॉडी को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालती हैं और उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, से ये सब कुछ नहीं हुआ तो मुझे ये बताएं कि आपका थायराइड फंक्शन ठीक है, जिसका हम क्लिनिकली ऐसे असेस कर सकते हैं कि क्या आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा या बहुत ज़्यादा घट रहा, ठीक है? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि अगर थायराइड भी ठीक है तो क्या आप जो खाती हैं वो हाजमा आपका ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रही, ये तो नहीं कि आपने जो खाया तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, कि उस केस में हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अच्छा, फिर अगर ये भी नहीं है तो कहीं आपने वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टार्वेशंस तो नहीं की, अगेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। अगर वो भी नहीं है तो वी हैव टू रूल आउट कि आपकी कोई रिसेंटली प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, कोई बहुत ज़िंदगी में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं आया। दीज आर ऑल द थिंग्स विच विल इंक्रीज द हेयर फॉल, ठीक है? अच्छा, ये सब कुछ भी नहीं है तो बीइंग अ फीमेल, इज़ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर? अगर आपकी कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और आपकी हेयर लाइन यहाँ से पीछे जा रही है, ठीक है, आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और चेहरे पे दाने या बाल आना शुरू हो गए हैं, इन दैट केस वी नीड टू इन्वेस्टिगेट यू, ठीक है? सॉरी साहिबा, तुम्हारे केस में मेरे बाल ख़राब हो गए। तो हमने ये रूल आउट करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द हेयर फॉल। नॉर्मल लोगों में जनरली देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर द हेयर फॉल,
ठीक है, तो उसको हमने रूल आउट करना है. सो वंस वी नो दैट व्हाट इज द रीजन फॉर द हेयर फॉल, इफ देयर आर डेफिशिएंसीज वी विल रिप्लेस देम. ठीक है, अगर डेफिशिएंसीज हैं और हम रिप्लेस करेंगे तो हम ओरल मेडिसिन आपको दे देंगे. एट द सेम टाइम वी कैन गो फॉर, अच्छा चलिए वी टर्न आउट टू फाइंड कि कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है. जब कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, वी कैन डू अ PRP ऑन योर स्कैल्प. PRP से क्या होगा, वी एक्चुअली ड्रॉ ब्लड फ्रॉम यू, वी सेंट्रीफ्यूज दैट इन अ मशीन, और हम वाइट ब्लड को और हम रेड ब्लड को अलग कर देते हैं. जो वाइट ब्लड होता है उसको हम फिर आपके स्कैल्प में दोबारा इंजेक्ट करते हैं. साथ में हम नीडलिंग करते हैं. अब ये दोनों चीज़ें आपके बालों के लिए ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करके आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करते हैं. ठीक है, तो अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी भी नहीं निकलती, कोई मेजर रीजन भी नहीं निकलता, तो यस, PRP इज एन अमेजिंग चॉइस, गुड रिजल्ट्स, एंड द ब्यूटी ऑफ द प्रोसीजर इज इट डजंट हैव साइड इफेक्ट्स बिकॉज इट इज, ये आप ही के जिस्म का हिस्सा निकाल के हम आपको इंजेक्ट कर रहे होते हैं. सो जनरली कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं. तो यस, वन कैन गो फॉर इट. जनरली मैं 4 से 5 सेशन करती हूँ हर महीने के बाद एक सेशन. सो साहिबा, तुमने मुझे बताना है अच्छा कि कौन सी दवाइयाँ ली बिला वजह. देखिए, मैंने अभी पहले भी पेशेंट को बताया था कि बिला वजह विटामिन D ले लेना, बायोटिन खाना शुरू कर देना. मेरी खाला की बेटी ले रही थी. अब हो सकता है खाला की बेटी को हेयर फॉल हो, लेकिन उसकी वजह ये हो कि उसकी बायोटिन की डेफिशिएंसी होगी, उस पर जिंक की डेफिशिएंसी होगी. अब अगर आप में नहीं है और आप गोलियां खा रही हैं तो वो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा. सो वी हैव टू फाइंड रीजन फॉर इट. अच्छा जी, अगला सवाल है हसन पिंडी. अच्छा, हसन कहते हैं कि मेरी उम्र 23 साल है और मेरे चेहरे के ऊपर बहुत सारे दाने हैं और उनमें से ब्लीडिंग भी होती है. हसन, आई नीड टू सी योर पिक्चर. देखो, ये बड़ा ज़रूरी है. अगर ब्लीड कर रहे हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी पीप वाले दाने होते हैं जो स्किन के अंदर और बाहर एक बराबर होते हैं. जनरली एक्नी में से ब्लीडिंग नहीं होती. उन लोगों के चेहरों पे एक्नी में ब्लीडिंग होती है जो कि इनको स्क्वीज़ करते हैं या छेड़ते रहते हैं. जब वो छेड़ते हैं तो उससे ब्लीडिंग होती है. बट वी नीड टू नो कि अगर आपकी एक्नी है वो किस टाइप की है. क्या वो नोड्यूल्स बना रहे हैं, यानी कि जितनी एक्नी बाहर है उतनी ही मटर के दाने आपको स्किन के नीचे महसूस हो रहे हैं, कि नहीं सिर्फ पीप वाले हल्के फुल्के से दाने हैं. सो वंस वी हैव अ लुक एट देम आई कैन टेल यू बेटर कि क्या करना है. बट बिफोर यू कैन सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. और अगर आप कहते हैं कि कोई भी सेफेस्ट रेमेडी जो मैं यूज़ करूँ और मुझे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और मेरी एक्नी भी बेहतर हो जाए, तो आप एक्डर्मिन जेल हफ्ते में 3 मरतबा सोते के वक्त 1 मटर का दाना अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दें. ठीक है, और अगर मुझे तस्वीर भेज देंगे तो मैं ओरल एंटीबायोटिक भी बता दूंगी. और साथ में आप इस तरह करें, तब तक आप एक्नी स्क्रीमी वॉश इस्तेमाल करें, फेस वॉश. ठीक है, और आप एक्डर्मिन जेल हफ्ते में 3 मरतबा रात को लगाना शुरू कर दें. और आप साथ में एक सनब्लॉक इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो सीबम कंट्रोल हो. जितने भी सनब्लॉक होते हैं उस पर अक्सर लिखा होता है SC का मतलब है सीबम कंट्रोल. तो आप, क्योंकि अगर आप एक्डर्मिन रात को लगा रहे और आप सुबह में सनब्लॉक प्रोटेक्शन नहीं करते और आप बाहर धूप में निकल रहे, तो उससे आपको ये कि स्किन में रेडनेस आने का खदशा होता है, जो कि एशियन स्किन में हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. तो टिल यू सेंड मी द पिक्चर, आप जो हैं ये एक्डर्मिन जेल यूज़ करें. नूरी खान कहती हैं कि बाल सिल्की और शाइनी करने के लिए कुछ बता दें. ठीक है नूरी खान, बाल सिल्की और शाइनी, जब आपके बाल, देखिए हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन, जनरली आई टेल एवरीवन दैट this is Amna baby, she wants an access and yes you can have an access. Okay, तो हम जितने भी, ये हमारी स्किन है, हमारे बाल है, हमारे नेल्स हैं, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड. ठीक है, अगर आपका इनसाइड मजबूत है, उसमें कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, तो देयर इज़ नो रीज़न टू गेट डल, ड्राई, ब्रिटल हेयर. देयर इज़ नो रीज़न टू गेट पिगमेंटेड, ड्राई, बैड स्किन. यू नो व्हाट आई मीन, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ डिजीज. या तो फिर आपको कोई बीमारी है तो उसकी वजह से चले आपके बाल ब्रिटल भी हैं, डल भी हैं, ड्राई भी हैं. अगर नहीं है तो अपनी न्यूट्रिशन लेवल को बेहतर करें. न्यूट्रिशन लेवल से मुराद हमारी क्या है,
नंबर 1, आप अपनी डाइट के अंदर मेक श्योर करें कि डेयरी ऐड करें। अच्छा चलिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं ऐड कर सकती, मुझे दूध पीने से डायरिया होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आप प्लीज़ दही खाना शुरू कर दें सुबह शाम। आप जो है चीज़ खाएं, ठीक है, ये भी नहीं हजम होते तो अपनी डाइट में फ़िश और मीट ऐड कर ले, ठीक है, रूटीन बना ले, हफ्ते में 3 मरतबा मैंने फ़िश और मीट खानी है। ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप प्रोटीन्स ले, आप बीन्स ले लें, लोबिया हो गया, रेड बीन्स, वाइट बीन्स, दाल हो गई, दाल खाएं। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में ऐड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो व्हाट यू कॉल इट फ्रूट्स हैं, दे आर पैक्ड मल्टीविटामिन्स। अगर हम इनको लेंगे तो वी विल नॉट नीड एनी मल्टीविटामिन्स। लेकिन अगर आपके ड्राई और डल बाल है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक सीरम आता है नर्चर सीरम के नाम से। नर्चर सीरम आप शॉवर लेके अपने वेट हेयर में हफ्ते में 3 मरतबा लगाएं और रहने दें, इसको दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ही नर्चर शैम्पू आता है, वो हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ब्रिटलनेस कम होगी। और एक आपने ना ऑलिव ऑयल हो गया, कलवंजी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, इसमें से जो भी आपके पास पॉसिबल है और अवेलेबल है वो अपने स्कैल्प में ज़रूर अच्छी तरह, जब हम मसाज करते हैं ना अपनी स्कैल्प को, व्हाट आर वी डूइंग when we massage our scalp with the hair or with the oil or anything, we are actually increasing the blood supply. When we increase the blood supply, our hair follicle becomes strengthened. तो आप अपना ऑयलिंग फ्रीक्वेंटली करें, ठीक है, और ये नर्चर सीरम और शैम्पू इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ब्रिटलनेस और ड्राइनेस बेहतर हो जाएगी और आपके सिल्की बाल आ जाएंगे। फायजा जावेद, क्यूट। फायजा जावेद, आपने मुझसे कंसेशन का पूछा है, आपने इतना क्यूट सवाल पूछा है, ब्लैक हेड्स आप आए रिमूव करें, हम आपको कंसेशन दे देंगे, पक्का वादा। एमन नसार, CO2 रिसर्फेसिंग टोन भी सही करती है और सारे सेशंस कितने टाइम बाद लेना होता है? अच्छा, सो शी इज़ प्लानिंग फॉर CO2 रिसर्फेसिंग। देखिए, मेरे पास 2 मशीनें हैं जिससे मैं लोगों के टोन को बेहतर करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम आप लोगों का हार्ट फेवरेट ग्लूटाथायोन। ये 2 इक्विपमेंट जिससे टोन बेहतर हो सकती है, वो एक है Q-स्विच लेज़र, जो कि आपके बेसिकली चेहरे के बालों को ब्लीच कर देता है और वो ब्लीचिंग इफेक्ट से जो है आपकी वाइटनिंग आ जाती है। और जब हम 5-6 सेशन करते हैं तो 2-3 टोन आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, CO2 रिसर्फेसिंग आपके कॉम्प्लेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मुझे लगा कि इट इज़ kind of a complexion in which I don't have the fear of causing any sort of pigmentation in your skin, तो मैं आपको CO2 रिसर्फेसिंग करूँगी। उसमें क्या हमने ख्याल करना होता है कि 10 दिन का डाउन टाइम आप जहन में रख लें कि कोई प्रोसीजर, कोई ओकेजन आ रहा है तो उसे 10-15 दिन पहले कराना है, क्योंकि आपका फेस बर्न हो जाता है, ठीक है। आजकल आसान सी बात है, मास्क लगाया बर्न फेस किसी को नज़र नहीं आएगा। 5 दिन के अंदर हम वैसलीन और फ्यूसिकॉट क्रीम को 1-2-3 चीज़ें लगवाते हैं, चेहरा से जो स्कैब्स बने होते हैं वो शेड ऑफ कर जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट सेशन 4 हफ्ते के बाद करते हैं। सो रफली यू कैन से कि 5 से 6 सेशन करने होते हैं और हर सेशन में 30 दिन का गैप देते हैं हम, ठीक है। अगर गैप 1 हफ्ता ज़्यादा कम हो भी जाए तो इससे भी कोई इतना ज़्यादा हार्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली क्यों स्किन टोन बेहतर होती है? देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि डिपेंड्स ऑन द एज, कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मैंने कहा था स्किन का टर्नओवर कम हो जाता है, हमने इसको स्टिमुलेट करना होता है, तो ये केमिकल, ट्रोमेटिक एक्सफोलिएशन में आ सकता है। तो डेफिनेटली व्हेन द पाइल्ड अप डेड स्किन इज टेकन ऑफ तो आपकी स्किन टोन बहुत बेहतर हो जाती है। मुजम्मिल राजा, अच्छा, मुजम्मिल कहते हैं कि मुझे एक्नी भी है, मुझे एक्नी के स्कार्स भी हैं और मुझे चिकन पॉक्स के भी स्कार्स हैं, ठीक है। मुजम्मिल, इट कैन बी हेल्प्ड, ठीक है। नंबर 1, हैव योर एक्नी स्टॉप्ड कमिंग आउट? व्हाट इज़ योर एज? अगर नहीं तो CO2 माई लव, मतलब मैं कहती हूँ कि अमेजिंग रिजल्ट्स। लेकिन अगर बस मरीज थोड़ी हिम्मत कर ले कि 5 से 6 दिन के डाउन टाइम को बर्दाश्त करे, और जो मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाती हूँ कि 48 घंटे सनलाइट में नहीं जाना है, मास्क लगाना है, 5 दिन की क्रीमें लगानी है, वैसलीन एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इंशाल्लाह कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं होती, ऑसम रिजल्ट्स।
अगेन एक्नी स्कार के टाइप पे डिपेंड करता है। आपके जो चिकन पॉक्स का स्कार है उसके टाइप पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी डेप्थ पे है, वो किस किस्म का स्कार है। वो 2-3 किस्म के एक्नी के स्कार्स होते हैं जिसमें हमने फैसला करना होता है कि कौन से के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट करें। सो इफ आई हैव अ लुक एट दैम, यू सेंड मी अ पिक्चर, आई कैन टेल यू बेटर। अच्छा जी, ये अगला बंदा कौन है? मुजम्मिल राय मलिक साहब पूछ रहे हैं कि विटामिन सी सीरम जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो, हमें उनके नाम बताए जाए। जनाब, परसों मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था विटामिन सी के लिए। मेरे ख्याल में विटामिन सी से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। आजकल बहुत अच्छे माल्टे आए हैं। हमारा गांव है, आई बिलोंग टू मालाखंड दरगाह, और वहाँ पे करीब एक और गांव है जिसको पले कहते हैं, तो वहाँ के माल्टे बहुत मीठे। और दूसरा, वी नो दैट ये हमारा हज़ारा साइड पे क्या है, व्हाट डू यू कॉल इट, वो एक और जगह है जहाँ के माल्टे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो एक तो विटामिन सी ओरली ले। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है ना कि जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है, सो वी हैव टू टेक इट फॉर इट टू शो रिजल्ट्स। ठीक है, या आप विटामिन सी CSC 1000+ की टैबलेट्स ले ले, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, कोरोना से बचाएगा। एक तो वो शुरू करते हैं। अगर आप टॉपिकल सीरम पूछना चाहते हैं तो मैं 3-4 लोगों के विटामिन सी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिनके मैंने देखा है कि कोई जनरली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं कॉज करते, एंड यू नो नाइस फॉर स्किन फ्रेंडली हैं। उसमें आ जाते हैं बीसूटिकल का सीरम आता है विटामिन सी। अब वो 3-4 स्ट्रेंथ्स में है, 15% में भी है, 20% में भी है, 25% में भी है। तो एक सबलाइम वाइट आता है, आप सबलाइम वाइट ले सकते हैं, या फिर आप जो है वंडरफुल नाइट ले सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप नहीं ले सकते तो एक्नीज C10 सीरम आता है, वो बड़ा अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्नी C10 भी नहीं मिलता आपको तो एक कंपनी है शाजो, उनका आता है डर्मास्टेर का एक विटामिन सी सीरम है, उसमें और भी चीज़ें हैं कॉम्बिनेशन में, तो यू कैन अप्लाई दैट। और अगर ये तो सारे इम्पोर्टेड की बात हो गई। फिर अगर हमारा लोकल की हम बात करें तो वी हैव अनदर वन। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है बट दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो बिग सिटीज़ की फार्मेसीज़ हैं उनमें अवेलेबल होते हैं। और एक हमारे पास है मिलानो सी सीरम, दैट इज़ ऑल्सो नाइस, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कितने नाम बताए, बीसूटिकल, एक्नी C10, मिलानो सीरम, यू नो, गो ऑन एंड यू हैव इट। आमना इरफान पूछ रही हैं कि इज देयर एनी प्रोसीजर टू ट्रीट द आई स्पिक स्कार्स? डार्लिंग, नॉट एटलीस्ट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। आई स्पिक स्कार्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रीटेड, लेकिन जनरली इफ आई हैव अ लुक एट यू कि क्या हालात हैं, किस किस्म सारे आई स्पिक स्कार्स हैं, क्योंकि जनरली लोगों को बॉक्स स्कार्स भी होते हैं, आई स्पिक भी होते हैं, तो अगर हम देख के बता दें, बट जनरली आई हैव नो आंसर, नो ट्रीटमेंट फॉर आई स्पिक स्कार्स। डॉक्टर मारिया शाह वो कहती हैं कि मुझे सनब्लॉक अच्छा सा बता दें और जो लेज़र के बाद लगा सकते हैं। देखिए, जनरली देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन कि लेज़र के बाद ये पर्टिकुलर सनब्लॉक लगाना है। सनब्लॉक का सिलेक्शन अगेन डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है, स्किन टाइप क्या आपकी ड्राई स्किन है, क्या आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकती हैं मिनरल UV 100 सनब्लॉक SPF 50। आप यूज़ कर सकती हैं स्पेक्ट्रम मैक्स सनब्लॉक। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप स्किन एक्वा सनब्लॉक SPF 50 यूज़ कर सकती हैं। आप जो है स्पेक्ट्रम SC यूज़ कर सकती हैं। फिर आप जो है उसके अलावा कौन सा सनब्लॉक यूज़ कर सकती हैं? These are my favorite. Yeah, Provamed is a nice sunblock. Provamed sunblock यूज़ कर सकती हैं। और एक आप यूज़ कर सकती हैं Protisun. That's also very nice sunblock. ठीक है, अज़ान तब लिख ले लेंगे couple of minutes के लिए।